छात्रों, आज की इस वीडियो में लेके आया हूं एसएसटी क्लास 10 सब्जेक्ट कोड 213। बहुत दिनों से आपके मैसेज कॉल कमेंट आ रहे थे कि भाई एसएसटी पे एक वीडियो बना दो। देखो, एसएसटी का जो पेपर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होता है और बहुत ही टफ होता है। बहुत सारे बच्चे इस पेपर में फेल होते हैं। तरीका बता रहा हूं पास कैसे होना है। पेपर में आप कितनी भी किताब पढ़ के जाओ, आपको कुछ भी किताब से मिलता नहीं है। ऐसे प्रश्न घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, ऐसे घुमा घुमा कर प्रश्न पूछे जाते हैं कि बच्चों का ना सर फट जाता पेपर देख के। शब्द पकड़ोगे तो पूरा पेपर करके आओगे, नहीं तो सोचते रह जाओगे कि पेपर आया कहां से है। तो चलो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और बताता हूं आपको ऐसे जबरदस्त शब्द। क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, प्रश्न नहीं बता रहा हूं, ऐसे शब्द बता रहा हूं जिन्हें पकड़ पकड़ के आप पूरा एसएसटी का पेपर कर आओगे। तो चलो फिर सबसे पहले बात करते हैं पुनः जागरण। पुनः जागरण का जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था इटली से। पुनः मतलब दोबारा, जागरण मतलब जगाना। इटली में बहुत ही गंदा माहौल हो गया था, लोग गलत रास्ते पर चले गए थे। तो 13वीं शताब्दी में इटली में पुनः जागरण की शुरुआत हुई। विद्यालय के माध्यम से, धार्मिक स्थानों के माध्यम से लेखकों ने, कवियों ने लोगों को समझाया, भैया ये जो जीवन मिला है एक बार मिला है, अच्छी तरह से जी लो और क्या करो, मानव सेवा करो। मानव सेवा करोगे सबसे बड़ी सेवा है, मानवता की सेवा ही बहुत जरूरी है। उसके बाद लोगों को समझ में आया और वह सही रास्ते पर आए। इसको कहा जाता है इटली का पुनः जागरण। प्रश्न, भारतीय कृषि के सामने आने वाली चुनौतियां। कृषि अर्थात खेतीबाड़ी। किसान बहुत खेतीबाड़ी करते हैं साहब इस देश में, और उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं याद रखना। ये नहीं होगा खेतीबाड़ी के सामने आने वाली चुनौतियां, पूछेंगे कृषि के सामने आने वाली चुनौतियां। ठीक है भाई। नंबर 1, समय पर बारिश नहीं होती, बारिश होती है तो कहीं ज्यादा हो जाती है कहीं कम हो जाती है। नंबर 2, अच्छी फसल हो जाए तो फसल की कीमत नहीं मिलती। टमाटर अच्छे हो जाए तो 10 रुपए किलो मिलते हैं। अब ये भी तो समस्या है, महंगे दामों पर खाद और बीज मिलता है। बिचौलिए जो कीमत खुद हड़प जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, किसान से बहुत कम दामों पर खरीदते हैं और आगे जाकर बहुत ऊंचे दामों पर बेचते हैं। तो क्या औद्योगिक क्रांति। अगला महत्वपूर्ण शब्द, प्रश्न नहीं बोलूंगा, शब्द पकड़ना है सिर्फ। प्रश्न पकड़ोगे तो पेपर में कुछ नहीं समझ में आएगा और बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आता है, ये बात आप जानते हो एसएसटी का। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई ब्रिटेन में। ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड में। औद्योगिक यानी कि उद्योग धंधे, वहां पर बड़े बड़े कारखाने लगाए गए। कारखानों में होता क्या था, भारत जैसे देशों से कच्चा माल लेके जाते थे, अपने यहाँ तैयार करते थे और फिर लौट के उसी माल को हमारे यहाँ महंगी कीमत पर बेच देते थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा तरक्की हुई। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी ब्रिटेन में, तो भैया उस समय जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उन पर कारखानों में जुल्म होता था। सारा दिन काम करवाते थे, बहुत ही कम तनख्वाह देते थे, बहुत ही कम वेतन देते थे और हालात ऐसे हुआ करते थे कारखानों के जिसमें न बिजली की व्यवस्था न पानी की व्यवस्था। इतने गर्म माहौल में छोटे छोटे बच्चे थे, मशीनों में उनके हाथ चले जाया करते थे। तो औद्योगिक क्रांति के दौरान बच्चों और महिलाओं पर ब्रिटेन में बहुत ही अत्याचार भी हुए थे। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मंगल पांडे जी ने की थी, मेरठ से की थी। और इसमें कौन कौन शामिल हुआ, झांसी की रानी शामिल हुई, बहादुर शाह जफर शामिल हुए, तात्या टोपे शामिल हुए। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे राजे महाराजे थे जो अंग्रेजों के चापलूस थे, जिन्होंने क्रांतिकारी को दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए यह क्रांति असफल हो गई। इसको आजादी की पहली लड़ाई या आजादी का पहला विद्रोह भी कहा जाता है पेपर में। अगला प्रश्न, जैव विविधता। जैव यानी कि जीव जंतु, विविधता यानी कि अंतर। इस दुनिया में तरह तरह के जीव जंतु हैं और सब अलग है। अगर हम इंसानों की भी बात करते हैं तो एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग होता है। इतने करोड़ों इंसान है इस दुनिया में, किसी की भी शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती। थोड़ी बहुत मिल जाए वो बात अलग है। तो भैया जैव विविधता क्या कहती है, जीव जंतुओं के रूप रंग आकार में जो अंतर होता है उसे बोलते हैं जैव विविधता। अब जैव विविधता काफी संकट में है क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, जंगलों को काट रहा है, औद्योगिकरण कर रहा है, शहरीकरण कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो हमारे जीव जंतु हैं वो काफी नष्ट हो रहे हैं। जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, प्राकृतिक जैव विविधता। नंबर 2, आनुवांशिक जैव विविधता। नंबर 3, प्रजातिगत जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है बायोडायवर्सिटी, यानी कि जीव जंतुओं के रूप रंग और आकार में अंतर। यह जो शब्द बोलने जा रहा हूं ना, पेपर में हर साल आ रहा है।
राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता क्या कहती है? अगर इस देश को मिलजुल कर रहना है, आगे बढ़ना है, तो कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको हमें याद रखनी पड़ेगी। राष्ट्रीय एकता अर्थात राष्ट्रीय समाकलन के नाम से भी पूछा जाता है। इसमें यह बताया गया है किस देश को किस प्रकार एक रखा जा सकता है। अगर भारत को एक रखना है तो क्या करना होगा? संविधान, क्योंकि हमारे देश के नागरिक किसमें मानते हैं? संविधान में। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें एक करता है, हमारे त्योहार हमें एक करते हैं। धर्म तो बांटता है लेकिन त्योहार, संविधान हमें एक करते हैं। ये हमारा क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। कानून भी हमें एक करता है, क्योंकि कानून सभी के लिए एक जैसा होता है। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये भी हमें एक करते हैं। और तो और जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरा देश एक साथ बोलता है भारत माता की जय। अर्थात क्या हो जाता है? राष्ट्रीय समाकलन हो जाता है, राष्ट्रीय एकता हो जाती है। कानून एक सा होना चाहिए सभी के लिए, संविधान एक सा होना चाहिए, सभी के त्योहार खुशी से मनाए जाने चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। इससे क्या आएगा इस देश में? राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय समाकलन। पेपर में हर साल आ रहा है प्रश्न, इस बार भी आएगा। शब्द पकड़ लेना बस, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय समाकलन। बंगाल का विभाजन, बंगाल आजादी से पहले की बात कर रहे हैं। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। अंग्रेजों की साजिश थी, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई करवाने के लिए, फूट डलवाने के लिए बंगाल का कर दिया विभाजन। विभाजन का होता है मतलब बंटवारा, ठीक है जी। हिंदू और मुसलमान इस चाल को समझ गए और उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों की इस चाल में नहीं आएंगे। उसके बाद अंग्रेज सरकार समझ गई और घबरा गई और उन्होंने बंगाल के विभाजन को अर्थात बंगाल के बंटवारे को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आ जाए यही लिख के आ जाना। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है। भारतीय संविधान संसद के द्वारा बदला जा सकता है। भारतीय संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को दी जाती है। भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान को उधारी का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया भर के संविधानों को पढ़ने के बाद दुनिया भर के संविधानों में जो जो भी अच्छा लगा हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संरक्षण में उसको हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो ये थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्षेत्रीय राजनीतिक दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं? क्षेत्रीय राजनीतिक दल वह राजनीतिक दल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में चुनाव लड़ते हैं, और राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह राजनीतिक दल होते हैं जो पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। समझिए, बीजेपी राष्ट्रीय दल, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल, कांग्रेस राष्ट्रीय दल। अब ऐसे छोटे छोटे दल भी तो हैं जो सिर्फ एक ही राज्य में चुनाव लड़ते हैं। उदाहरण बता सकते हैं आप कोई? आपके राज्य में कौन सा क्षेत्रीय दल है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव राजनीति में कम होता है और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव राजनीति में अधिक होता है। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यह आंदोलन चलाया गया था भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, और इसमें यह कहा गया था गांधी जी जैसे महान लोगों के द्वारा कि भैया अंग्रेजों का किसी भी तरीके से कोई भी सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजों की दी हुई नौकरी नहीं करनी है, अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूलों में नहीं पढ़ना है, अंग्रेजों के घरों में काम नहीं करना है। इसलिए अंग्रेजों का क्या करना है? किसी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजों का बहिष्कार करना है। जब हम इनका सहयोग नहीं करेंगे, जब हम इनका बहिष्कार करेंगे तो ये यहां से वैसे ही चले जाएंगे। इस आंदोलन को बोला गया असहयोग आंदोलन। स्थायी बंदोबस्त पेपर में कई बार आ चुका है, शब्द पकड़ना बस, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन पकड़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा। एसएसटी का पेपर वास्तव में ही टफ आता है। शब्द पकड़ लो, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त क्या था? अंग्रेजों द्वारा यह भारतीय लोगों से कर वसूलने की एक प्रणाली थी। इसमें अंग्रेजों ने क्या कहा था? स्थायी यानी कि परमानेंट। उन्होंने कह दिया था भैया तू अगर भारत का किसान है तो एक काम कर, तुझे एक निश्चित समय के लिए जैसे कि 5 साल के लिए हर साल इतना ही टैक्स देना है। इससे क्या होता था? अंग्रेजों को टैक्स वसूलने में, कर वसूलने में आसानी हो जाती थी। इस व्यवस्था को बोला गया स्थायी बंदोबस्त। इसको कहां लागू किया गया? सबसे पहले बंगाल में। स्थायी बंदोबस्त अर्थात भारतीय किसानों से
कर वसूलने का एक तरीका था, जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता था कि भारत का किसान एक निश्चित समय तक कितना टैक्स अंग्रेजों को देगा। इसका फायदा अंग्रेजों को क्या हुआ, भाई उन्हें तो पूरे देश में कब्जा करना था ना, तो उन्होंने तय कर दिया कि हर साल हमें तो इतना देता रहे, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अंग्रेज लोग फिर आगे की तरफ बढ़ गए और टैक्स जो था उनके खजाने में जमींदारों द्वारा अंग्रेजों के खजाने में जमा कराया जाता था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मानसून की विशेषता। मानसून क्या होता है और मानसून की विशेषता बताओ। तो भैया मानसून ऐसी हवाएं होती हैं जहां जहां वो जाती है वहां पे बारिश करवाती है। आपने सुना होगा मानसून आ गया, मानसून आ गया अर्थात बारिश हो गई। मानसून ऐसी हवाएं होती हैं जो समुद्री तट से उठती हैं और पहाड़ों की तरफ जाती हैं और जहां भी जाती हैं अपने साथ साथ बारिश करवाती हैं। जब हमारे देश में गर्मी का मौसम खत्म होता है तो मानसून की शुरुआत हो जाती है और हमारे देश में बारिश का मौसम प्रारंभ हो जाता है। मानसून जहां भी जाता है अपने साथ बारिश कराता है और किसान मानसून का इंतजार करते हैं। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु एक नदी थी जिसके किनारे दो शहर बसे हुए थे, बड़े बड़े महानगर बसे हुए थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु नदी के आसपास पुराने समय में ये दो शहर थे। भाई नदी के पास में शहर बसवाने की वजह यह बन रही थी क्योंकि जो पानी था, पानी बहुत कीमती था, पानी के बिना कुछ जीवन संभव ही नहीं है। तो सिंधु नदी का पानी यह लोग यूज करते थे, यूज अर्थात प्रयोग करते थे। अब यहां पर प्रश्न बनता है इनका जीवन कैसा था और इसका पतन कैसे हुआ। जीवन बहुत अच्छा था इन लोगों का, 2 मंजिला मकान बना रखे थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें बना रखी थी, पक्की और कच्ची ईंटों के मकान बना रखे थे, हर तरह का व्यापार करते थे, मांसाहारी भी थे और शाकाहारी थे, भूत प्रेतों में विश्वास करते थे, ताबीज और गंदे भी पहनते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। अब बात आती है कि यह सभ्यता किस प्रकार खत्म हुई अर्थात नष्ट कैसे हुई। तो कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि भैया आपसी संघर्ष अर्थात आपस में लड़ लड़कर यह सभ्यता खत्म हो गई। नंबर 2, आर्यों का आक्रमण। आर्य लोग थे, उन्होंने क्या किया, सिंधु घाटी के लोगों पर हमला किया और आर्य लोगों ने सिंधु घाटी के लोगों को खत्म कर दिया। नंबर 3, प्राकृतिक आपदा। कुछ इतिहासकार ऐसे भी मानते हैं बाढ़, सूखा, अकाल कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से यह सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न तो आपको देखना ही नहीं है, सिर्फ शब्द पकड़ने, शब्द पकड़ो और छापो। बार बार बोल रहा हूं शब्द, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा जो भी तरीके, कानून, विधान बनाए गए, महिलाओं को पढ़ाया गया, लिखाया गया, रोजगार में अवसर दिए गए, आरक्षण दिया गया, उनके लिए कानून बनाए गए, दहेज के खिलाफ कानून बनाया गया। महिलाओं को मजबूत करने के लिए समाज में सरकार द्वारा जो भी नियम, कायदे, कानून, विधान बनाए गए उसको बोला गया महिला सशक्तिकरण अर्थात वुमेन एम्पावरमेंट। अब इसके लिए देखो कई सारे कानून बनाए गए। दहेज के खिलाफ कानून है, महिला मजबूत होगी। कम उम्र में शादी के खिलाफ भी कानून है, महिला मजबूत होगी। रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण है, महिला मजबूत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण है, महिला मजबूत होगी। तो यह सारे के सारे कानून महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। कहीं ना कहीं पेपर में पूछा जाता है। शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इस संस्था को जिम्मेदारी दी गई कि भैया दुनिया में तुमको शांति बना के रखनी है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध को बंद करवाओ। इस संस्था के प्रमुख अंग हैं नंबर 1 सुरक्षा परिषद, महासभा, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यह इस संस्था के प्रमुख अंग हैं और इस संस्था को यह कहा गया कि इस संस्था को यह कहा गया कि भैया अगर इस दुनिया में कोई भी युद्ध हो रहा है तो आपको उस युद्ध को रोकना है, युद्ध को होने से पहले ही समाप्त करना है। महिलाओं की रक्षा करनी है, मानव अधिकारों की रक्षा करनी है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा करनी है और क्या करना है आपको पूरी दुनिया में शांति बनाने और क्या करना है पूरे विश्व में आपको शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। 24 अक्टूबर 1945 को इस संस्था का गठन हुआ। दुनिया के अधिकतर देश इस संस्था का हिस्सा है। इसको बोला गया संयुक्त राष्ट्र संघ।
बार बार बोल रहा हूं, 24 अक्टूबर 1945, दुनिया में शांति बनाए रखने का काम। अगर कहीं भी कोई युद्ध होता है तो उसको युद्ध होने से पहले ही रोकना है। अगला शब्द ग्राम पंचायत क्या होती है, इसके क्या कार्य होते हैं? भैया ग्राम पंचायत, गांव के रहने वाले लोग, ग्राम पंचायत, देखो हम गांव के रहने वाले लोग हैं, पंचायत अच्छी तरह से समझते हैं। गांव पंचायत गांव के लोगों के झगड़ों का निपटारा करती है। गांव पंचायत, गांव बोल रहा हूं, ग्राम भी बोल सकते हैं, गांव और ग्राम। गांव के लोग हैं तो गांव बोलेंगे, अब भैया पढ़े लिखे लोग हैं तो ग्राम बोलेंगे ना। तो ग्राम पंचायत के कार्य कुछ इस प्रकार है, गांव के लोगों के आपस के झगड़ों का निपटारा करवाना, गांव के अंदर तरक्की करवाना, स्कूल की व्यवस्था करवाना, बिजली की व्यवस्था करवाना, पानी की व्यवस्था करवाना, खरंजे लगवाना, और गांव के लोगों को जानवरों का अस्पताल भी तो चाहिए, उनके पास तो जानवर है तो उसकी व्यवस्था करवाना, मेले लगवाना, दंगल लगवाना, और अगर कोई गांव के लोगों की समस्या है तो उसको आगे तक पहुंचाना, यह ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? प्रधान। आपके गांव में भी कोई ना कोई प्रधान होगा ना, तो इस तरह आपको ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में लिख देना है, छाप देना है। लिखना क्या है, छोड़ना नहीं है, बस लिखते आओ लिखते आओ लिखते आओ। अगला प्रश्न, परिवहन। परिवहन तीन तरह के होते हैं, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, और चौथा जोड़ना चाहते हो तो रेल परिवहन भी कर लेना। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के साधन। प्रश्न है, सड़क परिवहन की क्या भूमिका है? सड़क परिवहन अर्थात यातायात का प्रमुख साधन है। आज के समय में हम सबसे ज्यादा सड़कों का उपयोग करते हैं। रेल में तो कभी कभी जाते हैं मामा के यहाँ, नानी के यहाँ। वायु परिवहन तो भैया आप समझते हो, हवाई जहाज से जाना, वायु परिवहन हवाई जहाज से जाना, जू। वायु परिवहन में क्या होगा, हवाई जहाज में बैठोगे बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, महंगा है और अच्छा है। रेल परिवहन सुरक्षित है और सस्ता पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग क्या किया जाता है? सड़क परिवहन। ई रिक्शा चल रहे हैं आजकल, ई रिक्शा से मुझे जाना मयूर विहार फेस 1, 10 रुपए दूंगा, वहां पहुंच जाऊंगा, हो गया सड़क परिवहन। बस का प्रयोग करूंगा, बस का, बाइक का, अपनी कार का प्रयोग करूंगा, तो इसको बोलते हैं सड़क परिवहन। सड़क परिवहन अर्थात सड़क के रास्ते से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। भारतीय संसद के कार्य। संसद अर्थात देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संस्था। भारतीय संसद में क्या होता है? टीवी पे संसद देखी है, नेता लोग बैठते हैं वहां पे, एक तरफ पक्ष एक तरफ विपक्ष। क्या होता है संसद में? कानून का निर्माण होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बजट पारित किया जाता है संसद में, और नौकरशाही पर नियंत्रण रखा जाता है। तो भारतीय संसद में क्या क्या कार्य होते हैं? दोबारा सुन लो, गौर से सुन लो, जल्दी सुन लो, फटाफट फटाफट। नंबर 1 कानून का निर्माण, नंबर 2 राष्ट्रपति का चुनाव, नंबर 3 बजट पारित किया जाता है, नंबर 4 नौकरशाही पर नियंत्रण रखा जाता है भारतीय संसद में। प्यारे छात्रों, अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। वर्ष 1919 में शुरू हुआ, 1924 में खत्म हुआ। खिलाफत की गई अर्थात विरोध किया गया। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया। क्यों? क्योंकि भैया अंग्रेजों ने क्या किया था, जो खलीफा थे, मुस्लिमों के जो खलीफा थे, उनको कर लिया था गिरफ्तार। उसके बाद मुस्लिमों ने पूरी दुनिया में जगह जगह अंग्रेजों का विरोध किया। जब यह आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ तो गांधी जी ने कहा हम भी खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लेंगे, और अंग्रेजों के खिलाफ हमने भी, यानी कि हमारे पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया, जो वर्ष 1919 में प्रारंभ हुआ और 1924 में खत्म हुआ। इसका मकसद था जो खलीफा थे उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उसका विरोध करना। अगला प्रश्न है विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध आ जाए तो भी यही लिखना है, द्वितीय विश्व युद्ध आ जाए तो भी यही लिखना है। क्या परिणाम होते हैं युद्ध के? कहीं भी युद्ध होगा तो उसके क्या परिणाम होते हैं आप बताओ। चलो, नंबर 1 लाखों निर्दोष लोगों की जान चली गई। नंबर 2 लाखों औरतें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें थी जो बहुत सुंदर थी, जो बहुत लंबे समय से बनी थी, वो भी नष्ट हो गई। और युद्ध के बाद क्या हुआ होगा आप बताओ? युद्ध के बाद क्या होगा? युद्ध के बाद महंगाई बढ़ गई, जगह जगह महामारी फैल गई, जगह जगह लाशें बढ़ी थी, बीमारियां फैल रही थी। तो यह सब किसके बाद हुआ? युद्ध के बाद हुआ। ये लोकतंत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियां।
भारत एक महान देश है, लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या क्या चुनौती आती है, चलिए बात करते हैं। नंबर 1, जनसंख्या। जनसंख्या तो सब जगह एक चुनौती है, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है कि चुनौती खड़ी कर देती है। नंबर 2, धर्म की राजनीति। नंबर 4, जाति की राजनीति। नंबर 5, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। लोग जाति के नाम पर लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं, धर्म के नाम पर लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, बार बार बोल रहा हूं, एसएसटी का पेपर बहुत टफ आता है और इस पेपर को अगर आपने पूरा करके आना है तो मेरे तरीके से चलो। प्रश्न को पकड़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, सिर्फ एक शब्द को पकड़ना है, शब्द को पकड़ो और लिख दो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संघवाद क्या है? संघवाद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल, फेडरलिज्म। तो संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में होता है। भारत एक संघ है। अब तक हम पढ़ते आए भारत एक देश है, आज हम पढ़ रहे हैं भारत एक संघ है, जिसमें दो तरह की सरकार है। केंद्र सरकार को चलाते हैं हमारे मोदी जी और राज्य सरकार को चलाते हैं अलग अलग मुख्यमंत्री। जहां पर संघ होता है वहां पर संविधान होता है, हमारे देश में भी संविधान है। केंद्र सरकार राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है, जैसे कि हमारे यहां पर है। जहां संघ होता है वहां संविधान होता है, वहां संसद होती है, वहां न्यायपालिका होती है, वहां पर राष्ट्रपति होता है। तो यह संघवाद की प्रमुख विशेषता है। याद रखिए, भारत राज्यों का समूह है, संघ है। हम ये तो पढ़ते आए अब तक कि भारत एक देश है, लेकिन हमें यह भी पढ़ना है कि भारत एक संघ है जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में होता है। दोनों सरकारें मिलकर इस संघ को चलाती हैं। कुछ अधिकार और शक्तियां केंद्र सरकार के पास है और कुछ अधिकार और शक्तियां राज्य सरकार के पास होती है। जैसे हम बात करते हैं पुलिस किसके पास आती है? राज्य सरकार के पास। और केंद्र सरकार के पास क्या आता है? और दूसरी तरफ रेलवे किसके पास आती है? केंद्र सरकार के पास। बैंक किस अब आपको मैं बता रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर। जैसा कि आप इस चित्र में पीछे देख रहे हो, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं और सबसे नीचे वाला जो स्तर होता है वो होता है ग्राम पंचायत। यहां पर पंचायती व्यवस्था को 3 अलग अलग स्तरों में बांटा गया है और जिनके अपने अलग अलग काम होते हैं। सबसे नीचे स्तर होता है पंचायत। यह डायग्राम आपको बड़ा बना के आना है, पूरे एक पेज में इस डायग्राम को बनाकर आना। एक पेज तो इसी में भर देना आराम से। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर आ जाए तो ये लिख देना। धारणीय विकास, संधारणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। ऐसा कोई भी शब्द मिल जाए आपको, धारणीय विकास, संधारणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, ऐसा कोई भी शब्द मिल जाए तो आपको लिखना है यह एक ऐसा विकास होता है जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता। उदाहरण समझो, आज हम सड़क बना रहे हैं, सड़क बनाने समय उदाहरण समझिए, अगर हम सड़क का निर्माण कर रहे हैं, हमारी सरकार हमारे लिए सड़क बना रही है, तो रास्ते में क्या होगा? पेड़ आएंगे, पेड़ कटेंगे, पेड़ काट भी दिए जाते हैं। लेकिन समझदारी इसी में है, जितने पेड़ आपने काटे हैं, आपने 50 पेड़ काटे तो आप 100 पेड़ लगाओ ना भाई। विकास करो, तरक्की करो, बहुत अच्छी बात है, तरक्की करनी चाहिए, लेकिन पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ। उदाहरण यही लिख के आना पेपर में। इसे बोलते हैं धारणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। किसी भी नाम से आ सकता है, अच्छा विकास के नाम से भी आ सकता है। विकास आ जाए तो बस यही पूरी कहानी छाप के आनी है कि भैया पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ऐसा विकास करेंगे, सड़क बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे। पेड़ों को काटेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जितने पेड़ काटेंगे उससे दुगने इस धरती माता को वापस करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। जितने पेड़ काटेंगे उससे ज्यादा इस धरती माता को वापस करेंगे और अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भविष्य सुरक्षित रखेंगे। इस तरह के विकास को धारणीय विकास, संधारणीय विकास और अच्छा विकास बोलते हैं। अब अगला शब्द जिलाधिकारी, जिलाधीश के कार्य बताइए। देखिए, जिलाधिकारी, जिलाधीश अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, डीएम साहब, जिले का सबसे बड़ा प्रमुख अधिकारी होता है। सरकारी योजनाओं को लागू करवाते हैं। जिले के अंदर अगर किसी जिले के अंदर जिले के अंदर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़, सूखा, अगर जिले के अंदर कोई भी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो सरकारी जो मदद होती है उसको जनता तक पहुंचाते हैं। भ्रष्टाचार को रोकते हैं हमारे जिलाधिकारी साहब, जिलाधीश साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। ठीक है जी, सरकारी योजनाओं को लागू करवाते हैं, भ्रष्टाचार को रोकते हैं।
जिले के अंदर कभी सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाए तो उसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधे पे आ जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और इस पद को पाने के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके जिलाधिकारी साहब बनते हैं। जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम साहब के बारे में लिख कर आना है इसमें, जो भी डीएम साहब करते हैं। अब बात करते हैं सांप्रदायिक हिंसा। पेपर में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है सांप्रदायिक हिंसा क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं। देखिए, सांप्रदायिक दो अलग अलग संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, जब एक संप्रदाय के लोग यानी कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को बिना वजह धर्म के आधार पर पीटना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं और हिंसा करते हैं, तो इस तरह की लड़ाई झगड़े मारपीट को हम सांप्रदायिक हिंसा कहते हैं। बहुत ही गलत है। सभ्य समाज में सांप्रदायिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा अधिकतर राजनीति से प्रेरित होती है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है। मैं तो वही पढ़ा रहा हूं जो किताब में लिखा है। तो सांप्रदायिक हिंसा का मतलब एक ऐसी हिंसा होती है जो धर्म के नाम पे की जाती है। धर्म के नाम पर जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मारने पीटने काटने लग जाते हैं, तो इस हिंसा को हम सांप्रदायिक हिंसा कहते हैं। और इसके तो प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया एसएसटी का पेपर। एसएसटी के पेपर में कुछ मानचित्र भी आएंगे। मानचित्र को समझाना संभव नहीं है वीडियो के माध्यम से, उसमें मैं समय बर्बाद करना भी नहीं चाहता। एमसीक्यू आएंगे, वो भी काफी अलग तरीके के आते हैं, लेकिन मैंने इतना आपको बता दिया है कि अगर आप इस वीडियो को देखकर जाते हैं तो 100% आप पास हो जाएंगे। और फिर यही कहूंगा कि प्रश्न को मत पकड़ना, शब्द को पकड़ना। प्रश्न पकड़ोगे रह जाओगे, शब्द पकड़ोगे लिख जाओगे, और लिख जाओगे तो पास हो जाओगे। कॉपी भरनी है, पास होने का सबसे बढ़िया तरीका कॉपी भर के आओ, 100% पास हो गए। खाली कॉपी छोड़ के नहीं आनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक भेज देना, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, अच्छी तैयारी हो जाएगी, वो भी पास हो जाएंगे। बाकी फिर यही कहूंगा, खाली कॉपी नहीं छोड़नी है, शब्द पकड़ना और लिखते आना। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिए। धन्यवाद।